तो 9th क्लास में अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छठा चैप्टर, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो ये छोटी क्लासेस में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि रेखाएं कोण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने एक सीधी सी लाइन बना दी, एक स्केल रखा और ऐसे एक रेखा खींच ली। तो इसके दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं? तीर के निशान हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखा। इसे सभी कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। अब इसी के बीच में यदि हम यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु ले लेते हैं, तो A से B तक ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, A B। तो इस रेखा का ये पार्ट, ये क्या है? रेखाखंड। तो इसे ऐसे दिखाया जा सकता है। रेखा के बारे में यदि हम देखें, दोनों साइड पे तीर का निशान होता है। इसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। स्टार्टिंग में भी एरो का साइन है, लास्ट में भी एरो का साइन है। इसका मतलब है कि रेखा अपरिमित रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये हमारी रेखा होती है। लेकिन जो इसका रेखाखंड होता है वो इसी रेखा का एक भाग होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु भी होता है और इसका अंतिम बिंदु भी होता है। इसका मतलब है कि इसकी लंबाई सीमित होती है। इसे दो बिंदुओं के बीच का एक भाग कहा जा सकता है। आगे और पीछे इसको हम कहीं पर भी नहीं बढ़ा सकते यदि हमें इसके दो बिंदु दिए हुए हैं। अब ऐसे ही यदि हमें इस तरह से दिया हुआ है कि लाइन के एक साइड पे तो बिंदु है, दूसरी साइड पे तीर का निशान है, तो इसे क्या कहा जाएगा? किरण। मीन्स इसका प्रारंभिक बिंदु तो है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास। अंत में हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें तीर का निशान आ जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है। तो ऐसे रेखा को क्या कहेंगे हम? किरण। किरण भी रेखा का ही एक भाग होता है। तो रेखाखंड और किरण दोनों रेखा के भाग होते हैं। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लेकिन किरण जो है उसकी लंबाई एक तरफ तो ये सीमित होता है, लेकिन दूसरी साइड पर ये असीमित रूप से बढ़ता रहता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि रेखाएं क्या होती हैं, इसके प्रकार हमने कुछ पढ़ लिए। कोण क्या होते हैं? कोण भी सभी बच्चों ने सीखे हुए हैं। यदि हम दो किरणों को, एक किरण ये हो गई और एक और किरण के इस बिंदु से ऐसे दो किरणों को बनाएं कि वो दोनों किरणें किसी एक बिंदु पर मिले, तो इन दोनों किरणों के बीच में इस बिंदु के ऊपर क्या बनता है? कोण बनता है। तो कोण कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये बहुत छोटी क्लासेस में इसको कर चुके हैं। तो ये हम कोण कितने ही बना सकते हैं। सरेखी बिंदु क्या होते हैं? सरेखी बिंदु, जब दो या दो से अधिक बिंदु किसी एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सरेखी बिंदु। जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर यहाँ एक बिंदु है A, एक बिंदु यहाँ है B और एक बिंदु यहाँ है C। तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? सरेखी बिंदु कहलाएंगे। तो जब एक लाइन के ऊपर बिंदु होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सरेखी बिंदु। लेकिन यदि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से क्या एक सीधी रेखा बन रही है? नहीं बनी। क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। तो तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा नहीं बनी। यहाँ पर ये तीन बिंदु इस प्रकार से थे, इन तीनों को जब हमने मिलाया तो ये क्या बन गई थी? एक सीधी रेखा। ये सीधी रेखा थी। तो जब बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर हैं या फिर बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा बन जाती है तो वो सरेखी बिंदु है। लेकिन यहाँ पे तीनों बिंदु सरेखी नहीं है, A, B, C। तो ये तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? असरेखी बिंदु। यानी जो एक लाइन बनाते हैं वो सरेखी और जो एक लाइन नहीं बनाते हैं वो असरेखी बिंदु हो जाते हैं। तो अब हम कोणों को पढ़ेंगे कि कोण कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो कोण है वो हमारा न्यून कोण होता है। कोणों के प्रकार। न्यून कोण,
न्यून कोण क्या होता है, इसको भी सभी बच्चे पढ़ चुके हैं पहले। जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण। अब 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी 0 और 90 के बीच में। अब 0 और 90 के बीच में कितने क्या आ जाते हैं, 10 से लेकर के, मतलब 0 से बड़ा 1 हो जाता है, जैसे 1 से लेकर के 89 तक, 1 से लेकर के 89 तक, ये 0 से 90 के बीच में आ गया। तो 1 से 89 के बीच में हम कोई भी कोण बनाते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा न्यून कोण होता है। जैसे एक किरण हमने ये बना दी और दूसरी किरण को हमने ऐसे बना दिया। अब 90 डिग्री के कोण की रेखा को तो पता ही है सभी को, वो सीधी होती है ऐसे, बिल्कुल। तो 0 ये वाला जो कोण है ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो इसमें ये हमारा न्यून कोण हो गया। इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यदि मान लो कि ये x है, हमने इसको x दे दिया, तो जो x है यानी कि जो ये न्यून कोण है ये किससे छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से, और ये बड़ा किससे होना चाहिए, 0 डिग्री से। तो ये x हमने इसको नाम दे दिया, ये 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जो कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। कोण हम कोई भी बनाते हैं तो उसमें ये जो एक बिंदु है ये उभयनिष्ठ होता है। दोनों रेखाएं या किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है। और वैसे कोणों में ये शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष। ये तो हो गई भुजाएं। अब को इस कोण के अंदर 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये क्या हो गया, इसका शीर्ष, वर्टेक्स। तो ये तो हमारा हो गया न्यून कोण। इसके बाद हम करते हैं समकोण। न्यून कोण, समकोण। समकोण क्या होता है, पता है इसका, कितने डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हमने एक किरण ऐसे बना दी, ये बिंदु है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये ऐसे सीधा आएगा। दूसरी किरण इसके ऊपर यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसे हम लंब भी कह सकते हैं, और ये इसका वर्टेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इस समकोण को कोई भी नाम दे दो। यदि ये x है तो ये समकोण, ये किसी से छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ये कितने डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ x का मान हमारा 90 डिग्री आ गया। तो जो 90 डिग्री का कोण है उसे समकोण कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब D से बना सकते हो, प्रकाश से बना सकते हो। जैसे हमने एक किरण ये बना दी, यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे हो जाएगा सीधा। तो 90 से कम तो होगा इधर इस साइड पे, राइट साइड पे, और 90 से अधिक कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री के कोण की रेखा ऐसी होती है, ये भी पता है सबको, कोण सभी ने बनाने सीखे हुए हैं। तो ये 90 डिग्री से बड़ा बना दो। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई भी कोण हम बना सकते हैं। तो एक किरण हमने ये ऐसे बना दी। तो जो अधिक कोण होता है वो किससे बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, और छोटा कितने से होता है, 180 से। तो ये क्या हो जाता है, अधिक कोण। इसके बाद हमारा आ जाता है ऋजु कोण, या सरल कोण भी कह सकते हैं इसको। अब ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहा जाता है, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अब 180 डिग्री का कोण की रेखा कैसे बनती है, एक किरण हमने ये बना दी। अब इस बिंदु पे यदि हम 180 डिग्री का कोण बनाएं तो उसकी लाइन ऐसे सीधी आ जाएगी। ये कोण, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का, x। तो x इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये हमारा ऋजु कोण आ जाता है। इसके बाद आ जाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री तक हम आ गए। अब 180 डिग्री से बड़ा जो कोण होगा लेकिन 360 से छोटा होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे हमने एक किरण ये बना दी,
अब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देखो 180 डिग्री का ये हो जाएगा, इससे बड़ा। अब कम के लिए तो हम जाएंगे राइट साइड पे और ज़्यादा के लिए हम आएंगे लेफ्ट साइड पे। अब इससे बड़ा नीचे आ जाएगा, इससे कम ऊपर आएगा, ज़्यादा नीचे आएगा। अब इसके नीचे 360 डिग्री से कम हम कोई भी कोण बना सकते हैं। मान लो हम ऐसे ये बना दें, या ऐसे बना दें, या ऐसे बना दें। कितने डिग्री का हम बना सकते हैं? तो हमने इसको ऐसे बना दिया। तो अब ये जो कोण का माप है, यहाँ से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के और इस यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण किससे बड़ा होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है। और छोटा कितने से होता है? 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमने यहाँ किए। सबसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहा जाएगा? न्यून कोण कहा जाएगा। ऐसे ही समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसके बाद ऐसे ही आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ऐसे ही प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। तो ये हमने प्रतिवर्ती कोण किया। इसके बाद पूरक कोण पढ़ते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण हैं हमारे पास, दोनों को जोड़ दिया जाए और 90 डिग्री आंसर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लो एक कोण 60 डिग्री का है और एक है 30 डिग्री का। यदि इनको जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हम इस युग्म को क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ऐसे ही यदि एक हमारे पास 70 डिग्री है और एक 20 डिग्री है तो इसे भी हम क्या कहेंगे? पूरक कोण युग्म कहेंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 डिग्री आ जाता है। ऐसे ही इसका दूसरा प्रकार आ जाता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे यदि हम एक 150 ले लें, दूसरा 30 ले लें, तो 150 और 30 कितना हो गया? 180। एक 90 ले लें, दूसरा भी 90 लें, 80, 90 और 90 180। ऐसे हम कितने भी कोणों के युग्म ले सकते हैं जिनका योगफल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसे रिवाइज कर लेते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो उसे हम संपूरक कोणों के नाम से जानते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है आसन्न कोण।
आसन कोण क्या होते हैं? इसमें हम दो कोण लेते हैं जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और दो भुजाएं इसमें अलग अलग होती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो तथा उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। तो ये जो कोण होते हैं ये हमारे आसन कोण कहलाते हैं। तो आसन कोण यानी कि देखो इसको दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उसकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती हैं। यानी इसमें दो कोण होते हैं लेकिन दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे हमने एक ये किरण ले ली, हम एक किरण ऐसे ले लें तो ये एक कोण बन गया। अब हमें एक कोण और बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि उसका शीर्ष और इसका शीर्ष एक ही हो। यानी अब हम इस वाली भुजा या इसी के ऊपर एक कोण और बना दो ऐसे, इस तरह से। तो एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। दोनों कोणों में ध्यान से देखते हैं, इस कोण का शीर्ष भी यही है और इस कोण का शीर्ष भी यही है। तो कॉमन शीर्ष हो गया एक भुजा कॉमन होती है, ये वाली भुजा देखो, ये इस कोण की भुजा भी है, इसको टच कर रही है और ये भुजा इस कोण की भी है, इसे भी यहाँ ये टच कर रही है। तो एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया और एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। ये वाली भुजा इस कोण की है और ये वाली भुजा इस कोण की है। तो ये दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, कॉमन नहीं है। तो जो भुजाएं इसमें लिखा हो ना, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। कहाँ पे स्थित होंगी? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत। उभयनिष्ठ कौन सी थी? ये वाली। इसके विपरीत साइड पे, यानी एक इसके राइट साइड पे और एक इसके लेफ्ट साइड पे। तो आसन कोणों का शीर्ष एक होता है, एक भुजा कॉमन होती है और इसकी जो भुजाएं कॉमन नहीं होती हैं वो कॉमन भुजा के एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होती है। तो ऐसे कोणों को क्या कहा जाता है? आसन कोण होता है। आसन कोण ये हमारे एक ये कोण हो गया और एक ये वाला कोण हो गया है। अब यदि ये आसन कोण है 180 डिग्री का कोण बना दें, जैसे मान लो हमने एक कोण तो यहाँ ले लिया, ये कोण ले लिया हमने, अब ये दूसरा कोण है, इस दूसरे कोण की ये वाली रेखा ऐसे ना बना करके हम ऐसे सीधी बना दें, ऐसे। तो एक कोण ये वाला हो गया। दोनों को मिला दें यदि इन दोनों कोणों को, तो एक ये कोण बन जाता है ऐसे। अब ये वाला जो कोण है कंप्लीट कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री का। तो इस कोण का और इस कोण का, दोनों कोणों को मिलाने से 180 डिग्री बन जाता है। तो जब दोनों कोणों को मिलाने से 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म। तो ये दोनों कोण हो जाते हैं रैखिक युग्म। ये कैसे कोण है? आसन कोण
और ये वाले कोणों का युग्म कैसा होगा, रैखिक युग्म। यानी कि एक सीधी रेखा पर जब दो कोण पड़ जाएं, ये वाला कोण ये आ गया और ये वाला कोण ऐसे आ गया, दोनों कोणों को मिलाने से एक सीधी रेखा बन जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, रैखिक युग्म बना देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, इसके बाद अगला आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसे 8th क्लास में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहा जाता था। एक रेखा ये आ गई और एक रेखा ये आ गई, दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो इनके अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं, ये वाला कोण, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये वाला, और इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये वाला। पढ़े हुए हैं ये 8वीं क्लास में। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं। मान लो ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा, ये आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी जैसा इनका नाम है, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, काटती हैं। एक ये आ गई और एक ये आ गई, ये यहाँ काट रही हैं, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके साथ में आ जाता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे को मिला बढ़ाने पर कहीं पर भी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा ये आ गई और एक रेखा ये आ गई, कहीं मिल रही हैं, नहीं, दोनों के दोनों साइड पे तीर के निशान बने हुए हैं, इसका मतलब अपरिमित रूप से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बढ़ती जाएंगी, लेकिन कहीं काटेंगे नहीं। जैसे कि रेल की पटरियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, कहीं पर भी नहीं काटती हैं, तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं कि वो समानांतर होती हैं। किसी भी कॉपी का या फिर बुक का जो आमने सामने के फ्रंट होते हैं, जो आमने सामने के हमारे लाइनें होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, क्योंकि वो भी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अभिग्रहित 6.1। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें यह बोला गया है एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। ये एक किरण है ना, सॉरी, ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी कर दो कहीं पर किसी भी बिंदु पे। मान लो हम इस बिंदु पे खड़ी कर देते हैं, किसी भी तरह से टेढ़ी या सीधी, ये हमने खड़ी करी। तो इस प्रकार से जो दो कोण बने, एक तो ये कोण बना और एक ये वाला कोण बना। मान लो ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों कोणों को मिलाने से क्या हो गया, सीधी रेखा, एक 180 डिग्री का कोण, और ये सीधी रेखा बन जाएगी। तो ए और बी को हम क्या कहेंगे कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं, और इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यदि एक सीधी रेखा के ऊपर एक किरण ऐसे डाल दे किसी भी बिंदु पर, टेढ़ी इधर या सीधी, तो दोनों इस किरण के दोनों साइड पे बने हुए कोणों को यदि जोड़ा जाए तो उसका योगफल कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। और क्योंकि सीधी रेखा बन जाएगी, फिर उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म के नाम से उसको जानते हैं। तो इसका उल्टा आ जाता है, यदि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उसकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। आसन कोण है दो, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण है। यदि ये दो कोण हमारे पास दे रखे हैं ए और बी, और इन दोनों कोणों का जोड़ है 180 डिग्री, तो ये जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी।
यानी जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है तो उससे हमारे पास एक रेखा बन जाती है। तो यदि एक रेखा के ऊपर एक किरण बना दें ऐसे, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री ऐसे। और यदि हमें इसका उल्टा दे दिया जाए कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो उन दोनों कोणों को मिलाने से क्या बन जाएगी? एक सीधी रेखा। ये इसका उल्टा है। तो यानी जब रेखा के ऊपर किरण बनाएंगे तो किरण के दोनों साइड के बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। उल्टा क्या होगा कि यदि जब दो कोण हमारे पास इस प्रकार से दिए हुए हैं कि उनका योगफल 180 डिग्री है तो उन दोनों कोणों से क्या मिल बन जाती है? एक सीधी रेखा बन जाती है। तो ये तो हमारा छठे चैप्टर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया, जो कुछ पहले भी किया हुआ है। अब पहले सबसे पहली पद में हमारी आ जाती है पद में 6.1। पद में 6.1 है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पद में यानी ये थ्योरम है। अब ये 9th क्लास में एक टॉपिक नया आ जाता है जिसमें हम सवालों को सिद्ध करके दिखाएंगे। यानी हमें कोई कथन दे रखा है, हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, दो रेखाएं हैं काट रही हैं तो ये वाले कोण कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख। फिर मैंने बताया कि ये हमेशा समान होते हैं। ये 8th क्लास तक पढ़ लिया, लेकिन समान कैसे होते हैं, क्यों होते हैं समान? तो अब यहाँ पर हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि शीर्षाभिमुख समान कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। 8th क्लास तक ये पढ़ा कि ये समान होते हैं, बस अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये समान कैसे। तो जब हम ऐसे सिद्ध करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पद में थ्योरम। इसके 3 पार्ट होते हैं, कभी कभी 4 पार्ट भी होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है दिया है, वो अभी लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका हल करेंगे। पहले तो आकृति बनाते हैं। क्या दिया हुआ? दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गई दो रेखाएं, इसका नाम L डाल दो, इसका M डाल दो। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर। तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमें इसमें ये सिद्ध करके दिखाना है। और ये वाला कोण इस कोण के समान होगा, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। बनाएंगे नहीं, समझाने के लिए किया था। जब दे रखा होगा ना तब ऐसे निशान बना देंगे। अभी हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला पार्ट होता है थ्योरम का दिया है। दिया है में हम क्या लिखते हैं? जो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है वो आ जाता है दिया है में, गिवन में। L तथा M दो समानांतर रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। तो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ तक ये दिया है। तो इसके बाद जो दे रखा है वो हमें निकालना है। तो जो दे रखा है उसको हम किस पार्ट में लिखेंगे? दिया है। किसके हिसाब से लिखेंगे? जो हमने आकृति बनाई है। आकृति या तो दे रखी होगी या हम खुद से बनाएंगे। तो ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? बिंदु O पर। सिद्ध क्या करना है? शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला। अब इनके या तो नंबर डाल दो, 1 2 3 4 और ये बिंदु आ जाता है O। तो सिद्ध करना है कोण 1 इक्वल टू कोण 2, कोण 3 इक्वल टू कोण 4। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए जो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने है, अपोजिट है, वो शीर्षाभिमुख कोण है। 1 का शीर्षाभिमुख कौन सा है? 2। 3 का शीर्षाभिमुख कौन सा है? 4। तो 1 को 2 के समान सिद्ध करना है, 3 को 4 के समान हमें सिद्ध करना है। तीसरा भाग कभी कभी आ जाता है रचना।
रचना क्या होती है, जब हमें कोई आकृति सवाल में दे रखी हो और उसमें कोई लाइन हम अपनी तरफ से बना देते हैं। ये तो हमें दे रखा है मान लो, अब इसमें कोई लाइन हम ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, हम कुछ भी अपनी तरफ से बनाते हैं, अपनी तरफ से बनाएंगे तो वो किस में आ जाता है, रचना शीर्षक में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस आकृति में कुछ नहीं बनाना, तो ये शीर्षक नहीं बनेगा। तो अब जो तीसरा भाग है वो है प्रमाण, यानी क्वेश्चन को एक्चुअल में जो सॉल्यूशन किया जाएगा, जब क्वेश्चन को निकालते हैं तो वो इसके अंदर आता है। तो 3 पार्ट दिया है जो क्वेश्चन में दे रखा है, सिद्ध करना में जो भी हमें क्वेश्चन में निकालना है, प्रमाण में जो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाना है। अब इसके अंदर ये देख रहे हैं रेखा जो M है, कैसी रेखा है, ये सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्या बनाते हैं सीधी रेखा पे बनने वाले कोण, नहीं, सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों को यदि जोड़ा जाए तो वो रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, रेखिक युग्म बनाते हैं। L और M, ये रेखा 3 के नाम भी दे सकते हैं हम, A और यहाँ पे हम डाल सकते हैं B, यहाँ पर ये C और यहाँ पर D। अब इस रेखा CD के ऊपर ये रेखा OA खड़ी है, किरण OA रेखा CD पर खड़ी। देखो ये रेखा CD है और इसके ऊपर ये OA रेखा खड़ी है। तो सीधी रेखा के ऊपर जब ये किरण खड़ी होती है तो इसके दोनों तरफ के कोण क्या बनाते हैं मिलकर के, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पढ़ा था ना ये हमने अभी। और इसको हम क्या लिखते हैं, रैखिक समीकरण अभिग्रहित, रैखिक युग्म अभिग्रहित लिख सकते हैं। ये हो गया। अब ऐसे ही ये जो ए बी रेखा है, इसके ऊपर ये क्या खड़ी है, ओ डी किरण है, किरण ओडी कौन सी रेखा पर खड़ी है, ओडी ए बी के ऊपर, रेखा ए बी पर खड़ी है। जब ये वाली किरण इसके ऊपर खड़ी है तो इस किरण के इधर 2 कोण है, इधर ये 3 कोण है, दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180। सीधी रेखा पे बन रहे हैं ये भी, तो रैखिक युग्म अभिग्रहित द्वारा। समझ में आ गया ये। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। इक्वेशन 1 तथा 2 का प्रयोग करेंगे 1 तथा 2 से। दोनों इक्वेशन में देखो इक्वल के इधर क्या है, 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये दोनों पक्ष कैसे हो गए, समान। जब हम दो इक्वेशंस के राइट हैंड समान है, ये आपस में समान है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। थ्योरम्स में ऐसे किया जाता है। समझ आ गया। एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, समान। यानी 180 डिग्री समान हो गए, कट गए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा। ये यहाँ प्लस है, जब इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मैं करके दिखा देती हूँ। कोण 2 प्लस कोण 3 तो ये है, और इधर ये कोण 3 आ गए, तो कोण 3 से कोण 3 कट गया। क्या बचा हमारे पास, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। पहला पार्ट सिद्ध हो गया। जो हमने ऐसे सिद्ध किया, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसी तरीके से निकलेगा। अभी इधर के आ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण 3 इक्वल टू कोण 4। और जब थ्योरम सिद्ध हो जाती है तो उसके नीचे लिखा जाता है इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। थ्योरम के नीचे हम ये लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमारी पद में 6.1 कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे।